तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉडर्न, एंशिएंट और मिडाइवल, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी पोर्शन में, उसी 3 चीज़ में आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो सबसे पूरा बोरिंग पार्ट है पूरे इतिहास का। तो उसी को शुरू करेंगे और क्लास को बोरिंग बनाएंगे, ठीक है। तो अगर कॉपी निकाले हो तो कॉपी में लिखो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मैं कुछ भी लिखवा नहीं रहा आप लोगों को, बोर्ड पे जो लिखा रहेगा, जो मैं बोलता रहूँगा, ये आपका ड्यूटी होगा उसको लिखना। एट द एंड ऑफ द क्लास आप लोग का कोई ग्रुप है क्या स्टूडेंट का, तो उस ग्रुप में आपका एक पीडीएफ चला जाएगा जिसमें पूरा एंशिएंट और पूरा मिडाइवल का नोट एक ही पीडीएफ में किया हुआ है, और उसी पीडीएफ से हम लोग कवर अप करते रहेंगे। बट आपका मेन ड्यूटी क्या होगा क्लास में, अपना खुद का नोट्स बनाना। क्लियर? आइए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, भारत का प्राचीन इतिहास। अब देखो, भारत का प्राचीन इतिहास हमको पढ़ना है तो हमको अपना शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? स्टोन एज से, ठीक है। अब लास्ट जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या क्या? प्री, प्रोटो एंड हिस्ट्री। जहाँ पे प्री का मतलब क्या होता है? नो रिटन रिकॉर्ड। ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। प्रोटो का मतलब क्या है कि रिटन रिकॉर्ड होगा, बट वो रिटन रिकॉर्ड क्या है, आज तक पढ़ा नहीं गया है, डिकोड नहीं किया गया है। और हिस्ट्री का मतलब क्या है कि रिटन रिकॉर्ड है और उसको डिकोड भी किया गया है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और मैंने क्या बताया था कि ये जो हमारा स्टोन एज है ना, ये अगर आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो तो ये किस हिस्ट्री में आता है? आपका प्री हिस्ट्री। अब इसका मतलब क्या है कि स्टोन एज का, इस स्टोन एज के बारे में कहीं पे भी लिखा नहीं गया। वी हैव नो एविडेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड। क्लियर है? बट इस स्टोन एज के बारे में हमको पता कहाँ से चलता है? तो इस स्टोन एज के समय जितने भी टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था, औजार का इस्तेमाल हो रहा था, उससे हम लोग स्टोन एज के बारे में पता करते हैं। अब बोलो कि सर कौन सा टूल इस्तेमाल करते थे? तो यहाँ पे जितने भी टूल होते थे ना, वो किससे बने होते थे? स्टोन से। इसीलिए इस पीरियड का नाम क्या पड़ा है? स्टोन एज। क्लियर? अब स्टोन एज से सेकंड जो पॉइंट हमको याद रखना है कि इसका जो रफली टाइम पीरियड है वो शुरू होता है 5 लाख BC से लेके 3000 BC। 5 लाख BC से 3000 BC। अब देखो 5 लाख BC से 3000 BC क्या है? समय बहुत बड़ा है। तो आपको लगता नहीं है कि इतने बड़े समय में समाज बदलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और आज कौन सा साल चल रहा है? 2025। तो 1947 में जो इंडिया का सोसाइटी था और 2025 में जो इंडिया का सोसाइटी है, क्या वो सेम है? बदलाव हुआ है। तो उसी तरह 5 लाख BC में जो समाज होगा और 3000 BC में जो सोसाइटी होगा, क्या वो सेम होगा? चेंज होगा। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी चेंजेस होता है तब क्या आपको देखने को मिलेगा? डिवीजन देखने को मिलेगा। तो पूरे स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज योर पैलियोलिथिक, सेकेंड इज योर मेसोलिथिक, और थर्ड क्या है आपका? नियोलिथिक। पैलियो, मेसो एंड लिथो और नियो। इसका मतलब भी हम लोगों ने समझा था। पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। जैसे मैंने बताया था ना कि नाम बहुत बड़े हैं, बस बट दर्शन कैसा है इनका? छोटा। तो मैंने इस नाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पैलियो प्लस लिथिक, जहाँ पे लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन, और पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। तो पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है आपका? ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक का मतलब क्या होता है आपका? मिडिल स्टोन एज। और नियोलिथिक का मतलब क्या होता है? न्यू स्टोन एज। कितना क्लियर है? अब ये डिवीजन क्यों हुआ था ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन हो रहा था, आदमी अभी इवॉल्व हो रहा था, जानवर बड़े बड़े थे, तो जानवर को मारने के लिए पत्थर कैसा लगेगा? बड़ा पत्थर लगेगा। मेसोलिथिक में क्या हुआ? ह्यूमंस का इवोल्यूशन और हुआ, तो दिमाग आना शुरू हुआ, दिमाग आना शुरू हुआ तो पत्थर का साइज़ कैसे हो गया था? छोटा हो गया था। माइक्रोलिथ, अगर आपको याद हो, दिखाया था हमने। अभी देखो, अभी हमारा मेन फोकस होगा नियोलिथिक में।
ठीक है, क्योंकि जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो नियोलिथिक जब भी हमको समझना है ना, तो नियोलिथिक में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ था वो क्या हुआ था कि हमारा जो एग्रीकल्चर है ना वो क्या हो रहा था, तो वो सबसिस्टेंस से किसके तरफ बढ़ रहा था, सबसिस्टेंस से वो बढ़ रहा था आपका सरप्लस के तरफ। अब यहाँ पे दो नए टर्म आ गए, एक हो गया सबसिस्टेंस और दूसरा हो गया आपका सरप्लस। देखो सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जितना जीने के लिए ज़रूरी है उतना ही आप प्रोडक्शन करोगे, और सरप्लस का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो इन कंपैरिजन टू कंजम्पशन। तो दो टर्म है यहाँ पे। सबसिस्टेंस में मैंने क्या बोला कि प्रोडक्शन जितना होगा कंजम्पशन भी कितना ही होगा आपका इक्वल, ठीक है। अब सरप्लस में क्या है आपका, प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा सर, कंजम्पशन से ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। तो सरप्लस में क्या हो रहा था, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था और कंजम्पशन आपका कम हो रहा था। और ये एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म करना कब शुरू करता है सबसिस्टेंस से सरप्लस की तरफ, नियोलिथिक पीरियड में। अब हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल भी देखा था, हमने बोला था कि सपोज कि अगर हम बात कर रहे हैं सरप्लस की, तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा आपका कंजम्पशन से ज़्यादा। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला था कि हमने 150 kg ऑफ वीट का प्रोडक्शन किया है, गेहूं का प्रोडक्शन किया है, और इस 150 kg में आपका जो खपत है, आपका जो कंजम्पशन है वो कितना है 50 kg, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग 100 kg है ये हमारा क्या हो जाएगा आपका सरप्लस। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो रिमेनिंग 100 kg सरप्लस है आप इसका क्या करोगे। मान लो कि ये सारा सरप्लस अमाउंट आप सबके घर पे है 100 kg ऑफ गेहूं, तो क्या करोगे इसके साथ, बेच दोगे, ट्रेड करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ द सरप्लस एग्रीकल्चर भारत में क्या होना शुरू होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब हमने क्या बताया था कि सपोज कि ध्यान से देखना यहाँ पे, सपोज हमने एक छोटा सा एक डायग्राम भी बनाया था कि ये आपका घर है और ये आपकी ज़मीन है, और इसी ज़मीन में क्या है आपका 100 kg ऑफ सरप्लस। तो आप इस 100 kg ऑफ सरप्लस से क्या करोगे, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार करोगे। और व्यापार करने के लिए सबसे पहला डेवलपमेंट आप क्या करोगे, रास्ता। रास्ता क्यों, क्योंकि उस समय व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा रूट क्या था हमारा, रिवर। आपको रिवर के रास्ते से व्यापार करना है। तो पहला जो डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का होगा वो क्या होगा यहाँ पे, रोड्स, क्योंकि आपको अपना सामान पहले कहाँ पे लाना पड़ेगा, नदी के किनारे, रिवर के पास, तभी आप इस रास्ते से ट्रेड कर पाओगे। तो पहला डेवलपमेंट क्या हुआ, रोड्स। अब इसी रोड्स की वजह से क्या हुआ, ये 100 kg ऑफ सरप्लस कहाँ पे आ गया, नदी के किनारे। अब नदी के किनारे जैसे ही 100 kg सरप्लस आया ना, दूसरा डेवलपमेंट आपने क्या किया, आपने स्टोर हाउस बनाना शुरू किया, क्योंकि आप खुले में तो रखोगे नहीं, सामान को खराब हो जाएगा। तो आपने क्या किया, स्टोर हाउस बनाना शुरू किया। और जैसे ही आपने स्टोर हाउस बनाया तो आपको रियलाइज़ हो गया कि इस इलाके में चोर बहुत हैं सर के तरह, तो वो क्या कर सकते हैं कि इस सामान को लेकर निकल जाएंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दो चुन्नू मुन्नू को लेकर आओगे, सिक्योरिटी गार्ड। अब मान लो सिक्योरिटी गार्ड मैंने बताया था अगर ये मैरिड नहीं है तो सही है, लेकिन अगर शादीशुदा है तो अपने पूरा फैमिली को लेकर आएगा। वैसे करके बहुत सारा स्टोर हाउस और बहुत सारा फैमिली क्या होगा, नदी के किनारे आके रहना शुरू करेगा। अब जब बहुत सारा फैमिली नदी के किनारे आके रह रहा है तो आपको आसपास में क्या डेवलप करना पड़ेगा, मार्केट्स भी डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे ही सारा डेवलपमेंट ये नदी के किनारे होना शुरू करेगा तो यहाँ का जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो क्या होगा, कमेगा कि बढ़ेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। और जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो आपको याद रखना है कि इस एरिया में जितने भी पॉपुलेशन थे या इस एरिया में नदी के किनारे जितने भी लोग थे, जब ये सारे लोग एक कॉमन कल्चर या एक सेम कल्चर फॉलो करना शुरू करेंगे तब जाके हम क्या बोलते हैं, एक सिविलाइजेशन का निर्माण हो रहा है या सिविलाइजेशन का जन्म हो रहा है, ठीक है। और इंडिया के केस में ये रिवर कौन सा था, इंडस रिवर, और ये सिविलाइजेशन कौन सा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत भारत में कुछ इस तरह से होती है। इतना क्लियर है? इतना हम लोग लास्ट दिन भी हम लोगों ने पढ़ा था, कोई दिक्कत? तो अब हमारा हेडिंग क्या होना चाहिए? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मान लो आपसे आपके एग्जाम में एक टर्म में क्वेश्चन आ जाए कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब पहला स्टेटमेंट है कि एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर इस सिविलाइजेशन की रीढ़ की हड्डी थी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। क्यों था? बिकॉज एग्रीकल्चर के सरप्लस होने के वजह से ये सारा डेवलपमेंट होता है और इसी डेवलपमेंट की वजह से क्या बनता है हमारा? अब लिखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे याद रखना है कि इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, समय काल क्या था। तो इसका समय काल क्या था? 2500 BC से लेके 1750 BC। ठीक है, और ये टाइम फ्रेम हमको कैसे पता चलता है? जो तो देखो, साइंस में किसी भी चीज़ का एज डिटरमाइन करने के लिए ना एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग मीन्स यहाँ पे कार्बन का C14 जो आइसोटोप होता है उसको इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी चीज़ का एज डिटरमाइन करते हैं। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो सामान मिल रहा था ना, उन सामान का जब हम लोगों ने एज डिटरमाइन करने की कोशिश की तो हमें जो एक्यूरेट टाइम की, मतलब एक्यूरेट नहीं बोल सकते, मैक्सिमम चीज़ों का जो टाइम पीरियड मिल रहा था वो किस टाइम पीरियड का था? इस टाइम पीरियड का था। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है? 2500 से 1750 BC। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शुरू करने से पहले ना आपको दो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन का नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों इस सिविलाइजेशन का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा है? क्यों इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा है? कुछ और भी तो हो सकता था, मोदी सिविलाइजेशन हो सकता था, ममता दीदी सिविलाइजेशन हो सकता था, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों है? इंडस रिवर के, देखो इंडस एक रिवर था इस सिविलाइजेशन का। इस सिविलाइजेशन का दूसरा रिवर सरस्वती भी था। इस सिविलाइजेशन का तीसरा रिवर घग्गर भी था। तो इसको क्यों हम लोग सरस्वती सिविलाइजेशन नहीं बोलते हैं? इसको क्यों हम लोग घग्गर सिविलाइजेशन नहीं बोलते हैं? तो इसका रीज़न है। रीज़न क्या है कि अगर आप इंडिया का मैप अगर आपको पता हो तो ये देखने में कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हिमालयस। यहाँ पे क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल। ये क्या है आपका? और यहाँ पे क्या मिलेगा आपका? इंडियन ओशन। तो ये कुछ इंडिया का मैप ऐसे देखने में है। अब देखो इसी हिमालयस के ठीक इधर पे ना एक माउंटेन रेंज देखने को मिलता है जिसको हम लोग कैलाश माउंटेन रेंज बोलते हैं। और इसी कैलाश माउंटेन रेंज के ठीक नीचे हमको एक लेक देखने को मिलता है जिसको हम लोग लेक मानसरोवर बोलते हैं। इसी लेक मानसरोवर के ठीक बगल से एक नदी निकलती है और कुछ ऐसे होके वो पाकिस्तान में जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। और ये जो नदी है ना, इसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस रिवर। अब जब इस सिविलाइजेशन का हम लोग खोज कर रहे थे ना, तो इस सिविलाइजेशन के जितने भी शहर मिले हैं हमको, साइट्स, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? साइट्स। तो इस सिविलाइजेशन का जितना भी हमको साइट मिला है, मैक्सिमम साइट किस रिवर के आसपास है? इंडस रिवर के आसपास। तो मैक्सिमम जो साइट मिला है हमको इस सिविलाइजेशन का, वो किस नदी के पास है? इंडस वैली, इंडस रिवर के पास। इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ गया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक चीज़ हमसे और पूछता है कि इस सिविलाइजेशन का नामकरण किसने किया था? जैसे आपका भी नामकरण आपके मम्मी पापा ने किया होगा, उसी तरह वो पहला इंसान कौन था जिसने इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला था? कौन था वो इंसान? उसका नाम था जॉन मार्शल। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हु कॉइन्ड द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन? हु कॉइन्ड द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो आंसर क्या होगा आपका? जॉन मार्शल। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? वेरी गुड। बट प्रॉब्लम ये है कि सर हम तो ये समझ गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, बट इसका एक और नाम भी है। वो क्या है?
क्यों बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन? इस सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे लंबा कहानी है, और उस लंबा कहानी को हम लोग बहुत छोटे में समझेंगे। तो देखो, कहानी का जो शुरुआत है ना, वो होता है 1853 से। ये आपको लिखना नहीं है, बस सुनना है। तो 1853 से शुरुआत होता है कहानी। 1853 में क्या हुआ, भारत में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, वो है रेलवे का आना। रेलवे की शुरुआत होती है 1853 से, और पहला ट्रेन चलाया जाता है बॉम्बे टू थाने। ठीक है। अब अगर आपको रेलवे की शुरुआत करना है तो रेलवे को हम दोहराते कहाँ पे हैं? रेलवे ट्रैक पे। तो हमको रेलवे ट्रैक बिछाना पड़ेगा। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या डिसाइड किया कि लाहौर से कराची, ये जो रास्ता है ना, वहाँ पे हम रेलवे ट्रैक बिछाएंगे। और 1870s के समय उस एरिया में क्या हो रहा था, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। अब देखो, अगर आपको रेलवे ट्रैक बिछाना है तो आपको बाहर से बहुत सारा मटेरियल लाना पड़ेगा, जैसे गिट्टी वगैरह हो गया, स्टोन वगैरह हो गया। बट वहाँ पे जितने भी लेबर काम कर रहे थे ना, वो लोग बड़े शौक थे कि वो लोग जब खुदाई कर रहे थे ना, तो उनको जो गिट्टी पत्थर है ना, वो सब ज़मीन के अंदर से मिल रहा था। तो वहाँ के लेबर को रियलाइज़ हो गया ना कि ज़रूर इस ज़मीन के नीचे कुछ ना कुछ है। तो उन लोगों ने क्या किया, उस ज़मीन का एक सामान लेके गए एक इंसान के पास, उसको दिखाने। और उस इंसान का नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम। नाम याद रखना है, क्या नाम था? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है। क्यों इम्पोर्टेंट इंसान है? कि देखो, भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। तो इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय के चेयरमैन कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग फादर ऑफ ASI भी बोलते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये उस समय के ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। इतना क्लियर है? अब देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम ने पत्थर देखा, पत्थर को उठा के फेंक दिया, बोला बेकार चीज़ है, कोई काम का चीज़ नहीं है। क्लियर है? तो उस समय तो कहानी दब गया। फिर 1920s के समय इसी ASI के चेयरमैन कौन बनते हैं? जॉन मार्शल। अ वेरी गुड मैन, बहुत अच्छे इंसान जो आर्कियोलॉजी, मतलब भारत के आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या बोला कि वो पत्थर लेकर आओ जो हमको 1870s में मिला था। और उन्होंने वो पत्थर देखा और बोला कि ये बहुत काम का चीज़ है, हमको वहाँ पे दोबारा क्या करना पड़ेगा, जाके खुदाई करना पड़ेगा। तो इसी जॉन मार्शल ने 2 टीम बनाया, 2 ग्रुप बनाया। एक जो ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप जो था ना, इट वाज हेडेड बाय दयाराम साहनी। तो जॉन मार्शल ने क्या किया, कितने ग्रुप बनाए? एक ग्रुप के लीडर कौन थे? दयाराम, और दूसरे ग्रुप के नेता कौन थे? राखालदास RD बैनर्जी। और दोनों को कहाँ भेजा कि भैया जाओ खुदाई करो उसी एरिया में, लाहौर टू कराची। क्लियर है? अब दोनों ग्रुप गया। फॉर्चुनेटली क्या होता है कि 1921 में दयाराम साहनी को एक शहर मिल जाता है। उस शहर का नाम क्या था? हड़प्पा। तो उस खोज में ना, जितने भी खोज हमने किए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उस खोज में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पहला शहर, जो पहला सिटी हमको मिला था, वो सिटी का नाम क्या था? हड़प्पा। इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। क्लियर है? तो पहला सिटी जो इस सिविलाइजेशन का हमको मिला था वो था आपका हड़प्पा। इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब और ये कब मिला था? 1921 में। ठीक एक साल के बाद 1922 में क्या होता है, राखालदास बैनर्जी को मिलता है ऋतिक रोशन वाला शहर। ऋतिक रोशन ने एक मूवी किया था, कौन सा मूवी किया था? मोहनजोदारो। तो 1922 में क्या मिलता है? मोहनजोदारो। अब चीज़ें उल्टा कर दो, ऐसा सोचो कि 1921 में पहले हमको मोहनजोदारो मिल गया होता तो इस सिविलाइजेशन का नाम क्या हो जाता? मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। बट हम मोहनजोदारो सिविलाइजेशन क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो बाद में मिला था। पहला सिटी कौन सा मिला था? हड़प्पा। अब क्लियर हो गया 2 चीज़? वेरी गुड। तो ये इनिशियल पॉइंट आपको याद रखना है। 2 चीज़ मैं चाहता हूँ और आप लिख के रखो
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ब्रोंज एज और अर्बन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का 4 नाम आपको याद रखना है। पहला सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तीसरा क्या बोलना है हमें, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, और चौथा क्या बोलना है, अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब होता है शहरी सिविलाइजेशन। ठीक है। अब ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, बताओ। पहला जो टूल, पहला जो औजार, ब्रोंज नहीं, पहला जो औजार इंसान ने यूज करना शुरू किया वो किससे बना हुआ था, पत्थर से, स्टोन से, इसीलिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टोन एज। बट हमसे अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन, पहला मेटल जो मानव जाति ने यूज किया वो कौन सा था, कितने लोगों को लगता है ब्रोंज है, हाथ उठाओ। कितने लोगों को लग रहा है ब्रोंज है, कितने लोगों को कुछ भी नहीं लग रहा है, दिमाग एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो पहला जो मेटल यूज किया गया था दैट वाज कॉपर। ठीक है। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन आते आते ना लोगों को और एक चीज के बारे में पता चलता है, वो क्या है आपका, टिन। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने क्या किया, कॉपर और टिन को मिला दिया। तो जब आप कॉपर और टिन को मिलाते हैं ना हम, तो एक एलॉय बनता है, और उसी एलॉय का नाम क्या हुआ था, ब्रोंज। तो ब्रोंज इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। क्लियर है। ये कहाँ पे हो रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इतना क्लियर है। वेरी गुड। अब आइए, अब देखो 1921 के बाद आपको और मुझे तो लग रहा है कि हमको बहुत सारा शहर मिला होगा। ठीक है, क्योंकि 1921 से क्या हुआ, एक हड़प्पा मिल गया। अब लोगों के अंदर जिज्ञासा होगा कि क्या पता और भी शहरें हो, तो और खुदाई होगा और साइट्स का एक्सकवेशन होगा, तो बहुत सारा साइट हमको मिला है। अब जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि सर ये सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। इसका मतलब क्या है कि सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट का मतलब क्या है कि ये सिविलाइजेशन भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक का मतलब क्या होता है कि इस सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या था, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या था, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या था, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या था। ठीक है। तो देखो ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये नॉर्थ में कहाँ तक था, तो नॉर्थ में ये मांडा तक था। तो मांडा आज के डेट में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लद्दाख, और जब खोजा गया था तब ये कहाँ पे था, जम्मू एंड कश्मीर में। उसी तरह साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में ये सिविलाइजेशन कहाँ तक था, दायमाबाद। वेरी गुड। और दायमाबाद कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र में। ईस्ट में अगर हम बात करें तो ईस्ट में ये है आपका आलमगीरपुर तक, और आलमगीरपुर कहाँ पे है आपका, मेरठ में। और मेरठ कहाँ पे पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश, यूपी में, वेस्टर्न यूपी में। उसी तरह हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा क्या था, सुक्ता जेंडौर। और सुक्ता जेंडौर कहाँ पे है, तो इट इज़ इन बालोचिस्तान। और बालोचिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान। तो ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट है। अगर इसी को हम मैप में बैठाने की कोशिश करें तो ये हो गया आपका मांडा, दायमाबाद, आलमगीरपुर, और यहाँ पे है आपका सुक्ता जेंडौर। तो ये जो पूरा एरिया है ना, दिस एंटायर एरिया इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है। जो लगभग
इतना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का टोटल स्क्वायर। हाँ, टोटल एरिया है। कितना क्लियर है? तो सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुआ, सिविलाइजेशन का नामकरण कैसे हुआ, सिविलाइजेशन को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, और थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, कहाँ से कहाँ तक ये सिविलाइजेशन फैला हुआ है। यहाँ तक ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अब हमें समझना है कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पढ़ना कैसे है इस टॉपिक को, क्योंकि हर टॉपिक को हमको स्ट्रैटिफाई करना पड़ेगा कि टॉपिक को कैसे पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन हम देखते हैं ना, तो देखो एग्जामिनर क्या करता है, इस एरिया से दो फॉर्मेट में हमसे क्वेश्चन पूछता है। एक स्टैटिक एरिया है इस सिविलाइजेशन का, और एक कंसेप्चुअल एरिया है। तो दो एरिया से क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? अब देखो हमने क्या देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारा साइट्स हमको मिला है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा रिगार्डिंग फ्रॉम इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इम्पोर्टेंट साइट्स क्या क्या है। और कंसेप्ट में हमको क्या पूछता है कि ये सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन हम क्यों बोलते हैं। तो देखो ये जो स्टैटिक एरिया है ना, ये आपको नोट से पढ़ लेना है। ये मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि जो हम नोट्स देंगे उसमें लिखा हुआ है, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आपको स्टैटिक एरिया पढ़ना कैसे है। डायमेंशन हमेशा पता होना चाहिए कि किस किस डायमेंशन में हमको स्टैटिक एरिया पढ़ना है। तो देखो जब भी हम इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो इम्पोर्टेंट साइट्स हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए वो है साइट का नाम, कि उस साइट का नाम क्या है। सेकेंड चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि साइट का लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये साइट लोकेटेड है। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या ये साइट किसी रिवर बैंक के पास है कि नहीं। अगर कोई रिवर के पास है तो उस रिवर का नाम भी हमको पता होना चाहिए। फोर्थ डायमेंशन क्या पता होना चाहिए कि ये साइट को किसने खोजा था, एक्सकावेटेड बाई। ठीक है, किस इंसान ने खोजा था और कौन से साल में खोजा था। ठीक है। और लास्ट जो डायमेंशन पता होना चाहिए वो है इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स, कि इस पर्टिकुलर एरिया से हमको क्या क्या चीज़ें मिली है। तो ये 5 डायमेंशन में ही आपको अपना एक इम्पॉर्टेंट साइट्स कवर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने एक साइट क्या पढ़ा, हड़प्पा। हड़प्पा को किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। और कौन से साल में खोजा था? और हमसे क्या पूछ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमको किस साइट से मिला है। तो आंसर क्या होगा? हड़प्पा। ये हड़प्पा साइट है, और इस हड़प्पा से हमको किसका एविडेंस मिला है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। हमसे ये भी पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इंडस साइट हैज़ द एविडेंस ऑफ कॉफिन ब्यूरियल। कॉफिन ब्यूरियल समझते हो? दफन जो वो क्या बोलते हैं उसको, ताबूत में जो उसको दफन किया जाता है, तो उसका एविडेंस हमको कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। समझ रहे हो? तो इस एरिया से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। ये 5 डायमेंशन में ही नोट्स बनाया हुआ है, आप वहाँ से इसको कवर कर लोगे हर एक साइट्स को। अभी हम क्लास में क्या करेंगे, हम कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे, और कंसेप्ट में हमको क्या पढ़ना है कि सिविलाइजेशन को हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो इस सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन बोलने के पीछे कारण ये है ना कि इस सिविलाइजेशन में जितने भी हमको चीज़ें मिली है, उनका जो कैरेक्टर है ना, उनका जो फीचर है, हर एक फीचर शहर से बहुत मिलता जुलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो हमको घर मिले हैं वो 1 तल्ला भी मिला है, 2 तल्ला भी मिला है, इनफैक्ट 3 तल्ला घर भी हमको मिला है। जैसे मान लो बेबी का जन्म हुआ, कोई बच्चे का जन्म हुआ,
अब वो बच्चे का फ्यूचर कैसा है वो आप कैसे अनुमान लगाओगे? हाँ, जब वो बड़ा होगा, मतलब बच्चा सुंदर है कि नहीं, खराब है देखने में, वो कैसे हमको पता लगता है? जब आप उसका आँख देखोगे, नाक देखोगे, हाथ देखोगे, पाँव देखोगे, तब आपको पता चलेगा उसके फीचर्स के बारे में। उसी तरह ये सिविलाइजेशन अर्बन है कि नहीं, ये हमको कैसे पता लगेगा? जब हम इस सिविलाइजेशन के फीचर्स के बारे में समझेंगे। तो आपका अगला हेडिंग क्या होना चाहिए? फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें पहला लिखो टाउन प्लानिंग, ठीक है, वो हमको समझना है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज कुछ समय के लिए इमेजिन करो कि ये क्या है, तो ये आपका एक शहर है इंडस का। फॉर एग्जांपल ये अब हमारा क्या है? हड़प्पा, ठीक है। तो जब आप हम हड़प्पा में जाएंगे ना, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो हड़प्पा है ना, इस हड़प्पा को दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो एंटायर सिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका वेस्टर्न पार्ट और दूसरा क्या होगा आपका? ईस्टर्न पार्ट। अब वेस्टर्न पार्ट में हमको एक अलग तरह का बिल्डिंग देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ईस्टर्न पार्ट में अलग तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। तो वेस्टर्न पार्ट में जो हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता था ना, उसको बोला गया है सिटाडेल। उसको क्या बोला गया है? सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब क्या है? तो याद रखना कि यहाँ पे ना मैक्सिमम जो हमको बिल्डिंग देखने को मिलता था, इट वाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का मतलब क्या है कि जो लोग प्रशासन चलाते थे वो कहाँ पे रहते थे? आपके सिटाडेल में। अब मान लो कि नेता लोग कहाँ पे रहेंगे, और मेरे और आपके जैसे आम लोग, एवरेज लोग कहाँ पे रहते थे? हम लोग ईस्टर्न पार्ट का टाउन में। ये पहला चीज़ आपको याद रखना है। मीन्स और एक पॉइंट याद रखो कि ये जो सिटाडेल है ना, ये हमेशा ऊंची जगह पे बनाया जाता था, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म में, ताकि जो ईस्टर्न पार्ट का स्ट्रक्चर है उससे हम थोड़ा इसको डिवाइड कर पाए। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट है, फिर क्या किया जाएगा? यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ऐसे ऊंचा, और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या बनाया जाएगा? आपका सिटाडेल बनाया जाएगा। तो सिटाडेल हमेशा क्या होता था? ऊंचे जगह पे बनाया जाता था। क्लियर है इतना? अब आ जाओ ईस्टर्न टाउन। ईस्टर्न टाउन में जो हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे? नॉर्मल टाउन। तो ईस्टर्न पार्ट में हमको क्या देखने को मिलेगा? नॉर्मल टाउन। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे यूनिक फीचर था ना, वो इसका नॉर्मल टाउन था। इसका नॉर्मल टाउन देखने में कुछ इस तरह से था। ये मैंने एक मतलब पूरे नॉर्मल टाउन का एक ढांचा उठा के बोर्ड में बनाया है, एक पॉइंट को उठा के मैंने बोर्ड में बनाया। तो नॉर्मल टाउन देखने में कैसा था? कुछ इस तरह से। जहाँ पे क्या किया जाता था, एंटायर नॉर्मल टाउन को अलग अलग सोसाइटी में डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल सोसाइटी 1, सोसाइटी 2 और सोसाइटी 3 और 4। क्लियर है? अब जब आप एक एक सोसाइटी में जाओगे ना, तो हमको एक तल्ले घर का एविडेंस मिला है, 2 तल्ला घर का एविडेंस मिला है, और इनफैक्ट हमको 3 तल्ला घर का भी एविडेंस मिला है। तो 1 स्टोरी बिल्डिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग एंड इवन ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग का हमको क्या मिला है? एविडेंस मिला है। अब मान लो अगर हमको बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमको मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ये बिल्डिंग बना है, तो ये बिल्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल क्या इस्तेमाल किया गया है? ब्रिक्स, ईट। क्लियर? तो यहाँ पे भी हम ईंटों का इस्तेमाल करते थे, ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। अब देखो, ब्रिक जो है ना, ये जनरली आपके 2 तरह के होते हैं। एक्चुअली बहुत तरह के होते हैं, बट मेजरली 2 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है आपका जला हुआ ईंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्न्ड ब्रिक्स। और एक होता है आपका सन ड्राइड ब्रिक्स। अब बताइए, आप बताइए कि इन दोनों ब्रिक्स में कौन से ब्रिक में टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है? बर्न्ड ब्रिक में या सन ड्राइड ब्रिक में? बर्न्ड ब्रिक्स में। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी बिल्डिंग्स बने हैं ना, वो सब किससे बने हैं? बर्न्ड ब्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि बर्न्ड ब्रिक्स का बनाने का टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी था। और ये टेक्नोलॉजी किस लिए था या कैसे आया था हमारे पास? क्योंकि हमको खाने की चिंता नहीं थी। हमारा एग्रीकल्चर क्या हो चुका था? सरप्लस हो चुका था। जैसे आप लोग अपने को इमेजिन करो,
आप लोग सुबह सुबह यहाँ पे आके आराम से पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ पा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ का क्लास ख़त्म होगा आप घर पे जाओगे, आपको खाना मिल जाएगा, आपका पेट भर जाएगा, भरेगा ना। अब मान लो कि अगर आपको पता ही नहीं होता कि आज यहाँ से आप पढ़ के जाओगे, आपके घर पे चूल्हा जला होगा कि नहीं जला होगा, खाना बना होगा कि नहीं बना होगा, राशन होगा कि नहीं होगा, तो क्या आप लोग ठंडे माथा से पढ़ पाओगे? कभी नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ था, लोगों को खाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया था? सरप्लस। युद्ध हो नहीं रहे हैं, बैटल नहीं हो रहा है, तो एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है। तो वो जो एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रहा है उसको कहाँ यूटिलाइज करोगे? अलग अलग इनोवेशन करके, अलग अलग टेक्नोलॉजी बना के। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है? बर्न्ड ब्रिक्स। अब देखो ये बर्न्ड ब्रिक्स का अपने में एक स्पेशलिटी था। हमको जितना भी ब्रिक्स मिला है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सारे ब्रिक्स का जो शेप एंड साइज है ना वो क्या है? एकदम सेम है। हर एक ब्रिक का जो शेप एंड साइज है वो क्या है? बिल्कुल सेम है। मीन्स मान लो कि ये एक ईंट है जो हमको हड़प्पा से मिला है, ये एक ईंट है जो हमको मोहनजोदारो से मिला है, ये एक ईंट है जो हमको राखीगढ़ी से मिला है। ये तीनों ईंट का जो शेप है ना वो क्या होगा? एकदम सेम। मोरोवर ये तीनों ईंट का जो साइज है, साइज भी क्या है? एकदम सेम है। साइज क्या होता था? तो 4:2:1। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ईंट होते थे ना उस ईंट का साइज क्या था? 4:2:1। अब मान लो कि अगर आपको इस डायमेंशन में हर एक ईंट बनाना है तो आपको किस चीज़ का नॉलेज चाहिए? मैथमेटिक्स। हम बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास मैथमेटिक्स का भी नॉलेज था, तभी वो इस डायमेंशन में क्या बना रहे थे? आपका फ़ोन बज रहा है किसी एक का, नींद आ रहा है? तो 4:2:1। क्लियर है इतना? मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर बोला जाता है कि अगर इंसान को भगवान से बात करना है ना तो एक लैंग्वेज के थ्रू आप बात कर सकते हो, दैट इज़ मैथ। मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। जिसको मैथ बोरिंग लगता है वो कभी नहीं समझ पाएगा, बट जिसका मैथ सब्जेक्ट है वो हमेशा समझ पाएगा कि मैथ क्या है। मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। टेक एग्जाम्पल ऑफ इसका रामानुजन, नाम सुने हो? रामानुजन यूज्ड टू टॉक विद द देवी, जो आती थी आके उनको फार्मूलाज वगैरह बताती थी। तो उन्होंने ऐसा ऐसा मार्वलस थ्योरी दिया है ना, पार्टीशन थ्योरी हो गया, ये हो गया, कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। ये शुरू से ये चलता है कि अगर आपको भगवान से बात करना है देन देयर इज़ ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, एंड मैथ इज़ द अर्ली लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन ऑल्सो। इसीलिए देखो यहाँ पे और कोई भाषा नहीं है, लेकिन लोगों को मैथमेटिक्स का नॉलेज है। मैथ इज़ द नॉलेज ऑफ नेचर। ये क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो इस बर्न्ड ब्रिक्स के वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन अर्बन था, क्योंकि हमारे पास क्या था? टेक्नोलॉजी है। आज आप घर बनाते हो कौन सा ईंट का इस्तेमाल करते हो? सन ड्राइड या बर्न्ड ब्रिक्स? आज भी बर्न्ड ब्रिक, पोड़ा ईंट का या जला ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। वो तो क्या होगा? वो ईंट ही वही है। जो आप घर पे ईंट लगाते हो ना वो बर्न्ड ब्रिक्स होता है, जला हुआ ईंट होता है। सन ड्राइड ब्रिक्स का देखोगे इसका कोई शेप नहीं होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। आपको कुछ नहीं करना है, ईंट को धूप में सुखा दो, माटी को, वो बन जाएगा। कभी पिरामिड देखे हो? ये नया वाला नहीं, एकदम जो अर्लीस्ट पिरामिड होता है ना, आप नेट में मारना आ जाएगा। उसका जब आप फोटो देखोगे तो देखना पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है ना, ईंटें जो लगी है वो सारा ईंट का शेप अलग अलग है। और कोई भी ईंट एक इक्वल साइज में नहीं है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई टेढ़ा है। क्यों? क्योंकि जब पिरामिड बन रहा था ना, एंशिएंट पिरामिड, तो उस समय इजिप्ट में कौन सा सिविलाइजेशन चल रहा था? इजिप्शियन सिविलाइजेशन चल रहा था। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन एक ग्रामीण सिविलाइजेशन था। क्या था वो? रूरल सिविलाइजेशन। उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं था। इसीलिए बोला भी जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, वेयर एज इजिप्शियन सिविलाइजेशन वॉज अ रूरल सिविलाइजेशन। क्लियर है इतना? तो ये टाउन प्लानिंग समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो यहीं पे एक चीज़ और याद रखो कि अब जो सेकंड पॉइंट आपको लिखना है रोड्स, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का रोड्स कैसा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का रोड्स कैसा था, रास्ता कैसा था। तो ये नॉर्मल टाउन देखो, ये है,
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपके दो रोड्स होते थे, दो तरह का रोड, एक मेन रोड और एक आपका जो गली से निकल के रोड मेन रोड को धक्का मारता है। तो फॉर एग्जांपल समझो कि ये आपका क्या है, मेन रोड, ये हमारा क्या है, मेन रोड, और ये जो रोड है ये गली से आके धक्का मार रहा है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था ना कि मेन रोड और जो गली से आके रोड धक्का मार रहा है, ये जहाँ पे मिलते थे दे यूज टू मेक एग्जैक्टली 90 डिग्री। जहाँ पे मेन रोड और साइड रोड कट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कौन सा डिग्री बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि रोड कैसा होता था, टेढ़ा होगा कि एकदम सीधा होगा, एकदम स्ट्रेट। तो द रोड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्ट्रेट एंड द रोड यूज्ड टू कट ईच अदर एट एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब एग्जैक्टली 90 डिग्री में रोड को काटने के लिए किस चीज़ का नॉलेज चाहिए, मैथमेटिक्स। तो रोड्स क्या था, रोड्स यूज्ड टू कट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोड्स यूज्ड टू कट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये क्लियर हुआ इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब समझो यहाँ पे देखो कि सपोज ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सब घर है और यहाँ पे आपका क्या है, मेन रोड है, क्लियर है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखा गया है कि हर घर से हमको क्या, किसका एविडेंस मिला है, ड्रेन्स का एविडेंस मिला है कि हर घर से नाले निकलते थे, ठीक है। और ये सारे नाले कहाँ पे जाके मिलते थे, तो मेन रोड में एक मेन नाला होता था, मेन ड्रेन होता था, ये सारे नाले वहाँ पे आके मिलेंगे और इस मेन ड्रेन को एक पत्थर से ढका जाता था, ठीक है। पत्थर से क्यों ढका जाता था, क्योंकि एक सप्ताह एक महीना बाद वो पत्थर को हटाया जाएगा, पूरे नाले को साफ सफाई किया जाएगा। ये तो चलो कॉमन है, बट यूनिक चीज़ क्या था कि ये सारे के सारे जो नाले थे ना सब अंडरग्राउंड थे, एक भी नाला खुला नहीं था, ज़मीन के ऊपर नहीं था। आपके इस हावड़ा अंचल में कोई नाला ऐसा है जो अभी भी ज़मीन के ऊपर है, नहीं है। कब हुआ ये, आज से 5 से 6 साल पहले, 6-7 साल पहले आपके वहाँ पे है ना। तो सोचो आज भी भारत में आपको खुले नाले देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप 5 से 6 साल पहले जाओ या 10 साल पहले तो सब जगह में नाले खुले होते थे। 10 साल पहले गवर्नमेंट नाले को ढकना शुरू करता है और इंडस वैली लोग आज से 5000 साल पहले ही समझ गए थे कि इन नालों में जम्स होगा और उस जम से क्या हो सकता है, बीमारी हो सकता है, बीमारी से लोग मर सकते हैं। तो नाले कैसे होने चाहिए, अंडरग्राउंड होने चाहिए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन एक शानदार सिविलाइजेशन था, एडवांस सिविलाइजेशन था और मोरओवर ये एक अर्बन सिविलाइजेशन भी था। तो ड्रेन्स में क्या लिखना है, ड्रेनेज सिस्टम में ड्रेन्स वेयर अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड ड्रेन का मतलब क्या है कि इंडस वैली पीपल वेयर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका टाउन प्लानिंग। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब यहाँ पे नोट लिखो, नोट करके 2-3 पॉइंट लिखो। तो मान लो कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग कैसा था, 1 लेयर टाउन प्लानिंग था या 2 लेयर टाउन प्लानिंग था, तो क्या बोलोगे? 2 लेयर था, क्योंकि कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। बट नोट में लिखो धोलावीरा इज द ओनली इंडस साइट। धोलावीरा, धोलावीरा जो कहाँ पे है आपका, गुजरात में है, ठीक है। धोलावीरा इज द ओनली इंडस साइट हैविंग, ड्रेनेज सिस्टम तो सब जगह था। धोलावीरा इज द ओनली इंडस साइट हैविंग 3 लेयर अर्बन प्लानिंग। धोलावीरा इज द ओनली इंडस साइट हैविंग 3 लेयर अर्बन प्लानिंग। 3 लेयर अर्बन प्लानिंग का मतलब क्या है कि धोलावीरा में जो टाउन था ना वो 3 पार्ट में डिवाइड था। अपर टाउन मीन सिटाडेल, लोअर टाउन, और यहाँ पे एक बीच में क्या होता था आपका, मिडिल टाउन भी होता था। क्लियर है इतना? तो धोलावीरा आपका एक्सेप्शन है। धोलावीरा को छोड़ के बाकी सारे शहरों में कितना लेयर था?
2 लेयर। धोलावीरा में कितना था? 3 लेयर। और वेस्टर्न पार्ट में हमको क्या देखने को मिलता था हमेशा? सिटाडेल। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक शहर ऐसा भी था जहाँ पे सिटाडेल नहीं था, और उस शहर का नाम क्या है? चाहनुदारो। तो लिख लो, चाहनुदारो इज द ओनली इंडस साइट विदाउट सिटाडेल। NU। चाहनुदारो इज द ओनली इंडस साइट विदाउट सिटाडेल। चाहनुदारो इज द ओनली इंडस साइट विदाउट सिटाडेल। चाहनुदारो इज द ओनली इंडस साइट विदाउट सिटाडेल। ये क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब लिखो इकोनॉमी। इकोनॉमी ये नोट सेकेंड हेडिंग है। पहला हेडिंग हम लोगों ने क्या किया? टाउन प्लानिंग। दूसरा हेडिंग क्या है हमारा? इकोनॉमी। टाउन प्लानिंग में ही रोड्स है, ड्रेनेज सिस्टम सब है। तो 1A क्या? 1 हो गया टाउन प्लानिंग, 1A क्या हो गया आपका? रोड, 1B क्या हो गया आपका? ड्रेनेज। अब नंबर 2 लिखो क्या? इकोनॉमी। 2 मिनट बाद हंस लेना। डैश वाज द बैकबोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आपको ये स्टेटमेंट ऐसे ही याद रखना है। एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस इकोनॉमी। इतना क्लियर है? अब आप लोग देखो, आप लोग को लगता है ना कि हिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ याद करना पड़ता है। देखो मैं क्लासिक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, आपको बस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अपने आप से। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी में होता क्या है? क्रॉप का कल्टीवेशन। तो क्रॉप जैसे ही दिमाग में आएगा हमको क्या सोचना पड़ेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से क्रॉप होते थे। तो एग्रीकल्चर से हमको क्या समझना पड़ेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इम्पोर्टेंट क्रॉप्स क्या क्या थे। तो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स लिखते जाओ। वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पी, राई, सेसमम, तिल। तिल तिल जानते हो? सादा तिल वगैरह, वो उसी को सेसमम बोलते हैं। राइस, और 8 नंबर लिख के रखो कॉटन, टेक्सटाइल। मस्टर्ड नहीं जानते हो? जिससे सरसों का तेल निकलता है। तो ये कुछ 8 इम्पोर्टेंट क्रॉप आपको याद रखना है। वीट, बार्ले, राइस, सेसमम, पी, मस्टर्ड, कॉटन और राइस। कुछ अलग लग रहा है आपको? बोर्ड में मैंने कुछ अलग किया है। तो देखो, राइस के बगल में मैंने क्या लगाया है? कॉटन टेक्सटाइल के बगल में क्या लगाया है? स्टार। तो इन दो की चीज़ में हमको समझना है। तो राइस से आपको क्या याद रखना है कि राइस जो था, राइस वॉज नॉट द मेन क्रॉप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइस इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन क्रॉप नहीं था। क्यों मेन क्रॉप नहीं था? क्योंकि राइस का एविडेंस हमको हर जगह से नहीं मिला है। राइस का जो एविडेंस है ना, ये केवल हमको 2 जगह से मिला है। इसका जो एविडेंस है ये केवल 2 प्लेस से हमको मिला है। वो 2 प्लेस का नाम आपको याद रखना है। एक है आपका लोथल और दूसरा है आपका रंगपुर। तो राइस का एविडेंस हमको कहाँ कहाँ से मिला है? लोथल और रंगपुर। ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस एविडेंस ऑफ राइस हैज़ बीन फाउंड। ऑप्शन में आपके ये दोनों नाम रहेंगे या दोनों में से कोई एक नाम रहेगा। क्लियर है? तो लोथल और रंगपुर। उसी तरह कॉटन टेक्सटाइल से आपको क्या याद रखना है कि कॉटन टेक्सटाइल से हमको ये याद रखना है कि इंडस वैली पीपल या इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। पूरे विश्व में सबसे पहली बार कॉटन किसने उगाया था? हमने उगाया था। हमारे सिविलाइजेशन में उगाया गया था। कितना क्लियर है? क्रॉप समझ में आया? वेरी गुड। अब एक चीज़ बताओ कि हमारा जो एग्रीकल्चर था वो कैसा था? सबसिस्टेंस था कि सरप्लस था? तो हमारा एग्रीकल्चर कैसा हो चुका था? सरप्लस हो चुका था।
और सरप्लस से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जैसे ही सरप्लस होगा क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स। तब हमको क्या देखना पड़ेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके किसके साथ क्या करती थी, ट्रेड। तो हमारा अगला हेडिंग क्या होना चाहिए, ट्रेड रिलेशन। समझ में आ रहा है? पहले हमने क्या देखा कि सिविलाइजेशन का बैकबोन क्या था, क्या था बैकबोन, फिर एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, क्रॉप को उगाते हैं, तो क्रॉप देख लिया। फिर हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि सर आपने तो बोला था कि एग्रीकल्चर कैसा है, सरप्लस है, सरप्लस में हम क्या करते हैं, तो किसके साथ करते हैं, तो लिखो अब पहला लिखो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया MESOPOTAMIA, मेसोपोटामिया। उसके बाद लिखो इजिप्ट, फिर लिखो बगदाद, बगदाद BAGHDAD। उसके बाद लिखो बहरेन, BAHRAIN, बहरेन। उसके बाद लिखो दिलमुन, DILMUN, दिलमुन, DILMUN, दिलमुन। उसके बाद लिखो 6 नंबर लिखो ओमान, ओमान OMAN, ओमान। 7 नंबर लिखो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। तो दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। बैकबोन क्या था, क्रॉप देख लिया। एग्रीकल्चर कैसा था हमारा, सरप्लस में क्या होता है, किसके साथ होता है, वो भी देख लिया। अब आप बताओ ट्रेड कैसा होता है, ट्रेड वन वे होता है या टू वे होता है। टू वे का मतलब क्या है कि आप कुछ सामान खरीदोगे और कुछ सामान बेचोगे। तो जो हम खरीदते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। जो हम बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और जो हम खरीदते हैं, तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि हम क्या एक्सपोर्ट करते थे और क्या इंपोर्ट करते थे। अब लिखो एक्सपोर्ट आइटम। तो हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, हम क्या बेचते थे बाहर, तो 2 चीज़ें बेचते थे। एक हो गया आपका वीट और दूसरा हो गया कॉटन टेक्सटाइल। और भी बहुत सारे करते थे, बट मेजरली क्या किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता था, वीट एंड कॉटन टेक्सटाइल। इंपोर्ट में लिखो इंपोर्ट। तो एक चीज़ याद रखो ना कि भारत में ना आज देखते हो, आज महिलाओं लोगों को सोना वोना पहनना बहुत पसंद है। पहले भी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था, अलग अलग तरह का ज्वेलरी पहनते थे ये लोग। तो वो ज्वेलरी बनता किससे है, आपका मेटल से या अलग अलग प्रेशियस पत्थर से। तो हम जो भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे वो क्या इंपोर्ट करेंगे, यही सारा मेटल और पत्थर। तो इंपोर्ट में लिखो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड सेमी प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन लाइक लैपिस लजूली, सेमी प्रेशियस स्टोन लाइक लैपिस लजूली, LLI, लैपिस लजूली। और ये लैपिस लजूली देखो एक्चुअली में होता क्या है ना कि ये ब्लू स्टोन है, नीला पत्थर होता है ये, ठीक है, लैपिस लजूली। तो ये कुछ चीज़ें हम कहाँ क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। अब एग्रीकल्चर को एक बार देखने की कोशिश करो। देखो कुछ भी यहाँ पे रट्टाफिकेशन मारने की ज़रूरत है। अगर आप लिंक एक्स्टैब्लिश कर लोगे, अगर हम लिंक एक्स्टैब्लिश कर लेते हैं कि कैसे चीज़ों को पढ़ना है, आपको नहीं लगता कि हम पढ़ लेंगे आराम से। तो पहले देखो हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका क्या है कि जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक चीज़ें आसान नहीं होगी। और खुद से क्वेश्चन आप तब पूछ पाओगे जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगा, जानने की इच्छा डेवलप होगी। तो पढ़ने से पहले हमेशा अपने अंदर जानने की इच्छा को डेवलप करो पहले कि और क्या हो सकता है। मैथ का भी सेम फंडा है कि मैथ में क्या होता है, टीचर एक
कंसेप्ट बता के चला जाता है, उस कंसेप्ट के ऊपर रिसर्च आपको करना है कि सर ने 5 लाइन में किया तो क्या मैं इसको 2 लाइन में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस 2 लाइन के पीछे भागो, उस 1 लाइन के पीछे भागो, क्योंकि एग्ज़ाम में 5-6 लाइन लिखने का समय नहीं होगा आपके पास। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही बहुत लोग तो पेन पेपर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको अपना ब्रेन उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा अभी से। और आप लोग के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना कि आप लोग अभी भी स्कूल कॉलेज में हो, तो अभी भी अगर आपको एग्ज़ाम देना है, ग्रेजुएशन के बाद वाला अगर एग्ज़ाम देना है तो अभी भी आप 1 साल के बाद दोगे। 12 वाले जो हो, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के बाद एग्ज़ाम देना चाहते हो तो अभी भी आपके पास में 3 साल बचा हुआ है। तो पढ़ना कैसे है कि जो भी कॉलेज स्कूल का पढ़ाई है उसको अभी प्राइमरी फोकस दो। उसके बाद जो समय बचता है 2 घंटा से 3 घंटा आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करो, मैथ के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर या जीके जीएस के ऊपर। तो आस्ते आस्ते करके अपना बेस बनाने की शुरुआत अभी से ही कर दो। वो है ना, वो कहावत है, स्लो एंड स्टेडी विंस दी रेस। तो जितना आप आराम से चलोगे, आस्ते चलोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। इतना क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट हो गया। अब इसको यहीं पे रोकेंगे और आधा घंटा हम लोग क्वालिटी देखेंगे। क्लियर है? तो 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, बातचीत कर लो जिसको जो करना है। जो नोट्स बनाएंगे वो अलग-अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी, एक कॉपी में कुछ मत करना, पॉलिटी का अलग कॉपी, हिस्ट्री का अलग कॉपी। क्योंकि वो क्लास ख़त्म होते होते आपका सारा कॉपी भर जाएगा। क्लियर है? एक कॉपी में देखो, पढ़ना एक चीज़ होता है, नोट्स बनाना एक चीज़ होता है। तो जितना आप नोट्स बनाओगे अपने भाषा में लिखोगे, जैसे मान लो कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, किसी को इंग्लिश में दिक्कत है आप हिंदी में लिखो, कोई बंगाली में लिखना चाहता है बंगाली में अपने भाषा में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको एट द लास्ट आपको समझ आना चाहिए चीज़ें कि आपने जो कॉपी में लिखा है क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? बंद कर दिए क्या? नहीं बंद नहीं है, खुला है। सर बोल रहे थोड़ा पानी पिलाइएगा। हाँ पानी है सर, अंदर तो दिखा नहीं। बोल रहे आधा घंटा भी और ले ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेट शुरू हुआ है। नहीं एक्चुअली दिक्कत है कि मेरा आप 10-15 मिनट और ले लीजिए, मेरा भी क्लास है। ठीक है, 10-15 मिनट, हम थोड़ा लेट हो गया था ना, 10-15 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो 10-15 मिनट ही और लेना है क्योंकि सर का भी क्लास है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 10-15 मिनट और है। तो एक काम करो, अब अगला टॉपिक यहाँ पे देखो, रिलीजियन, धर्म। क्या समझना है कि बातचीत मत करो, 5-10 मिनट देखो, उसके बाद हम चले जाएंगे जी भर के बात करना। धर्म से क्या समझना है हमको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारा धर्म क्या था या रिलीजन क्या था। तो अब देखो, धर्म या रिलीजन समझने से पहले ना आप लोग, जैसे आज सोमवार है सावन का, तो बहुत यंग बच्चे या लड़के लड़कियां को पता नहीं क्या भूत चढ़ता है, उपवास रख लेते हैं। चढ़ा है सबको। रखते हो ना, क्यों रखते हो? धर्म क्या है? क्या है? एक बचपन से हमको चीज़ें सिखाई गई है कि हमारा शिव जो है वो हमारे बाप के समान है, पिताजी के समान है। अब मान लो अब अपने घर में पिताजी को एग्जांपल करो, अब सारा दिन नहीं खाओगे तो आपके पिताजी के चेहरे पे हंसी रहेगा। तो क्या शिव जी कभी चाहेंगे कि बच्चे मेरे लिए उपवास रखे, कष्ट में रहे? फिर भी हम रखते कि वे कि वी आर बाउंडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आवर रिलीजन। और रिलीजन क्या है? हिंदुइज्म। ठीक है, देखो धर्म समझने के लिए ना आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, धर्म ये बताओ कि क्या रिलीजन भगवान से जुड़ा हुआ है? डज रिलीजन हैज एनीथिंग टू डू विद गॉड? तो आंसर इज नो। रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद गॉड। रिलीजन इज ऑल अबाउट योर आस्था। रिलीजन इज ऑल अबाउट योर ट्रस्ट।
कल के डेट में मान लो कि किसी एक इंसान को इस मार्केट के ऊपर भरोसा हो गया कि ये मार्कर मेरा ज़िंदगी बदल सकता है, ये मार्कर ही सब कुछ है, तो वो इंसान क्या करेगा, इस मार्कर की पूजा करना शुरू करेगा। ये होता है, ये हार्ड फैक्ट है, रियलिटी है। अभी आप बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही सत्य है। आप शिव को मानते हो, क्यों मानते हो? क्योंकि आपको शिव जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम उपवास रखेंगे तो हमारा कष्ट दूर होगा, पूजा पाठ करेंगे तो हमारा कष्ट दूर होगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको उस इंसान, उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर आपको पूरा आस्था है। जिस दिन आपका आस्था टूटेगा उस दिन आपका भगवान भी चेंज हो जाएगा। ये होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। कभी शिव का पूजा करते हैं, कभी शिफ्ट होके विष्णु का पूजा करेंगे, कभी शिफ्ट होके ब्रह्मा, कोई धर्म चेंज कर लेता है क्योंकि उनका आस्था शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? तो रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद गॉड। तो फिर रिलीजन है क्या? तो देखो, इसके लिए ना थोड़ा पीछे चलते हैं। हुआ क्या कि जब हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन हो रहा था 13.8 बिलियन ईयर अगो, बिग बैंग थ्योरी जो हमने पढ़ा था, तो उसके बाद क्या हुआ, पूरे विश्व, पूरे सोलर सिस्टम, पूरे यूनिवर्स का निर्माण होना शुरू होता है। तो जब पूरे सोलर सिस्टम या यूनिवर्स का निर्माण हो रहा था ना, तो उस समय ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे ब्रह्मांड में बन रहा था, ईच एंड एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर। सबको कौन रेगुलेट कर रहा था? नेचर का लॉ। फिर इसी सब चीज़ में एक प्लैनेट बनता है जिसका नाम क्या है? अर्थ। और उसी अर्थ में लाइफ आना शुरू होता है। इनिशियल बैक्टीरिया, एल्गे इसके फॉर्म में आएगा और आस्ते आस्ते करके छोटा बंदर करते करते हम लोग आ जाएंगे। आपने बायोलॉजी में देखा होगा, छोटा बंदर बड़ा बंदर करके फाइनली लास्ट वाला बंदर में हमको हमेशा अपना चेहरा दिखता था कि ये हम ही हैं। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है। तो जब ह्यूमंस आना शुरू हुआ ना, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि ह्यूमंस को कैसे रेगुलेट करें, इस ह्यूमंस को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि नेचर तो ह्यूमंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए, मानव जाति को कंट्रोल करने के लिए एक टूल बनाया गया, और उस टूल का नाम क्या है? रिलीजन। तो रिलीजन इज नथिंग बट अ टूल टू कंट्रोल ह्यूमन बींग्स। आप अगर हिंदू धर्म को मानते हो, इसका मतलब क्या है कि हिंदू धर्म में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उसको फॉलो करते हो। सुबह उठ के आपको सूरज को जल देना है, धर्म में लिखा हुआ है। बड़ों का पाँव छूना है, ये हमारा संस्कृति है। सावन के सोमवार में ना जानते हुए भी उपवास करना है। और ये सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है आज के यूथ का। आज के यूथ का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है कि हम कभी रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते, बट हम उपवास कर लेते हैं। कभी देखो, आप यहाँ पे सब हम लोग मतलब ये है ना, हिंदू धर्म को मानने वाले, आप कभी देखते हो आपके घर में शाम को झाड़ू वगैरह लगता है? क्यों नहीं लगता है? क्या रीज़न है? तो एक रीज़न दिया जाएगा, घर से लक्ष्मी चली जाएगी। अब थोड़ा सोचो, क्या लक्ष्मी सुबह नहीं रहती है घर में? दोपहर को नहीं रहती है? भगवान तो हर समय आपके आसपास मौजूद है ना, तो सुबह नहीं रहती है, दोपहर को नहीं रहती है। तो सुबह तो मस्त एकदम झाड़ू पोछा लगा के ऐसे ऐसे मारते हैं सब कोई, तब लक्ष्मी नहीं जाएगी। ये रीज़न जानने की कोशिश करो। मेन रीज़न क्या है ना, कि जब आज से बहुत साल पहले जब ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था कि हमको शाम को घर में झाड़ू नहीं मारना है, तो उस समय इस तरह का लाइट वगैरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लाइट्स नहीं थी हमारे पास। और शाम के समय पूरा घर एकदम पिच डार्क होता था, और उस समय की औरत गहना वहना पहनती थी। तो कोई गहना अगर गलती से गिर गया और आपने झाड़ू मार दिया तो वो गहना क्या होता था? तो उस समय क्या हुआ कि सिंस हमारा घर रात को अंधेरे में चला जा रहा है, तो कोई भी कीमती चीज़ आपके घर से बाहर निकल जाएगा अगर आप झाड़ू मारोगे, तो झाड़ू मारना बंद हो गया। आस्ते आस्ते करके क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ, लाइट आ गया, तो कारण ख़त्म हो गया, बट प्रथा को धर्म के साथ जोड़ के चलाना शुरू हो गया। भारत में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ आप शाम को घर में झाड़ू नहीं मारते, ये हमारे धर्म के साथ जोड़ दिया गया है, एंड वी आर बाउंडेड बाय दैट थिंग। क्लियर है? तो इसीलिए बोला जाता है कि रिलीजन इज़ नथिंग बट अ टूल टू गवर्न ह्यूमन बीइंग। उसी तरह अब सवाल होता है कि सर धर्म तो हम समझ गए क्या है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहला धर्म क्या था? तो पहला धर्म देखो, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा कोई कॉन्सेप्ट था?
क्या त्रिदेवी जैसा कोई कंसेप्ट था, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, तो हम किसकी पूजा करते थे उस समय? धर्म है तो किसी ना किसी का तो पूजा करते ही होंगे, तो किसकी पूजा करते थे? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो पूरे विश्व का जो सबसे पहला धर्म था ना, दैट वाज योर नेचर वर्शिप। सबसे पहला धर्म क्या है? नेचर वर्शिप। नेचर में जो चीज़ हमको एडवांटेज दे रही है, जो चीज़ हमको बेनिफिट दे रही है, हम क्या करते हैं? उसी की पूजा करते हैं। फॉर एग्जांपल कि देखो हमको ना नेचर वर्शिप में ना क्या मिला है कि इस तरह का एविडेंस, हम इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे, बट याद रखो कि यहाँ पे एक हमको सील मिला है। क्या मिला है? सील। सील का मतलब क्या होता है? मोहर, स्टैम्प। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत सारा सील हमको मिला है। सील के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले क्लास में। अब हुआ क्या कि एक सील हमको ऐसा मिला है जहाँ पे ऐसे करके कुछ पत्ते दिखाए गए हैं, लीव्स दिखाया गया है, ठीक है, ऐसे करके कुछ लीव्स दिखाया गया है। और हमारा ये मानना है कि ये जो लीव्स है ना, ये किसका है? तो पीपल ट्री का है। अब देखो आप बताओ, क्या पीपल की पूजा आज करते हैं हम लोग? पीपल और बैनियन ट्री की पूजा आज करते हैं? उस समय भी पीपल ट्री का पूजा होता था। कारण क्या है? रीज़न क्या है? आज हम क्यों करते हैं पीपल ट्री की पूजा? हाँ, वेरी गुड। तो आज एक स्पिरिचुअल रीज़न क्या है कि जहाँ पे पीपल और बैनियन, बर का पेड़ और पीपल का पेड़ एक साथ है, तो आप उस ट्री की पूजा करते हो, क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है कि जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों वहीं पे रहते हैं। तो ये स्पिरिचुअल रीज़न हो गया। साइंटिफिक रीज़न क्या है कि प्लांट जो होता है ना, प्लांट दो तरह का होता है, एक C4 होता है और एक C3 होता है। प्लांट कितने तरह का होता है? तो C4 जो प्लांट है ना, वो क्या करता है? आपको 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। ऐसे हम क्या सुनते आए हैं कि प्लांट जो है वो 12 घंटा ऑक्सीजन और रात को क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बट एक तरह का प्लांट ऐसा होता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, और पीपल उनमें से एक ट्री है। तो पीपल ट्री क्या करता है? आपका 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो दोस्त होंगे, दोनों को रात को गर्मी लग रहा है, तो दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम पेड़ के नीचे सोएंगे। एक आम के पेड़ के नीचे सो गया और एक पीपल के ट्री के नीचे सो गया। तो जो आम के पेड़ के नीचे सोया, वो सुबह जब आँख खोल रहा है तो देख रहा है सामने भगवान बैठे हुए हैं, वो टपक गया, ऊपर चला गया। अब पीपल ट्री वाला बच गया, तो उसको क्या लगेगा कि ये पीपल ट्री ने मुझे बचा लिया, तो इसको पूजा करना शुरू करो। तो नेचर में ऐसे ही होता है कि नेचर में जो चीज़ आपको बेनिफिट देती है, हम क्या करते हैं? उस चीज़ का पूजा करते हैं। ये पीपल का पूजा क्यों हुआ, समझ में आ गया कि ये 24 घंटे क्या छोड़ रहा है? आपका ऑक्सीजन। ये साइंटिफिक रीज़न है। और स्पिरिचुअल रीज़न क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसी में रहते हैं। ये पहला फॉर्म ऑफ रिलीजन है। अभी और देखेंगे इसमें हम लोग अगले क्लास में, क्योंकि सर का क्लास है, मुझे छोड़ना पड़ेगा। उसी तरह और क्या है कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब हम वैदिक सिविलाइजेशन में आएंगे, तो वहाँ हम क्या देखेंगे कि इसी नेचर के फॉर्म को हम लोग नाम देना शुरू करेंगे। बिजली चमक रही है तो उस बिजली का नाम पड़ जाएगा इंद्र, और इंद्र की पूजा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? पानी है तो पानी का नाम पड़ जाएगा वरुण, तो वरुण की पूजा होना शुरू हो जाएगा। आज भी हम वही करते हैं। आज भी हम लोग क्या करते हैं? नेचर के अलग अलग फॉर्म को नाम दे के उनकी पूजा करते हैं। क्लियर है? तो पहला धर्म क्या था हमारा? नेचर वर्शिप, जिसका एक एग्जांपल देखो पीपल ट्री। और पीपल ट्री किसका पार्ट है? नेचर का पार्ट है। और पूजा किसका हो रहा है? पीपल ट्री मतलब नेचर वर्शिप। क्लियर है इतना? तो जाइए इतना आज इतना।